शहर में मूलभूत सुविधाओं का जिम्मा स्वायत्त शासी निकाय के ऊपर होता है। स्वायत्त शासी निकाय में जो जनप्रतिनिधि के रूप में पहुंचता है वह अंतिम कड़ी होती है पार्षद की। पार्षद वार्डवासियों की मूलभूत समस्याओं का निदान करता है और जनता के बीच में रहकर उनका प्यार भी पाता है। वार्ड पार्षद संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ ऐसे पार्षद हैं जो हैं तो बाहरी, यानी जीवन पैदाइश इनकी कोटा से ही है, रहने वाले सवाई माधोपुर के हैं, लेकिन जनता का प्यार इन्हें काफ़ी मिला और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगर निगम में पहुँचे, क्योंकि निर्दलीय चुनाव जीतना जनता का स्नेह ही वहाँ तक लेके जाता है। ऐसे पार्षद हैं कोटा दक्षिण नगर निगम वार्ड 44 के श्री लेखराज योगी जी। लेखराज जी से इनके राजनीतिक जीवन के सफ़र से लेकर इनके वार्ड में कराए गए विकास कार्यों के बारे में हम इनसे बात करेंगे। आइए बात करते हैं पार्षद लेखराज योगी जी से। लेखराज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत। लेखराज जी, जब आप जनप्रतिनिधि के रूप में पार्षद चुनकर गए, आप ही ऐसी शख्सियत थे उस समय जो बोर्ड बनाने में भी आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिल्कुल साहब। और निर्दलीय तो आप जीते ही, क्योंकि निर्दलीय जीतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि दो पार्टियों के बीच में तीसरा प्रत्याशी सीट निकाल कर जाए। कैसा अनुभव था पहला आपका? पहला अनुभव जब मैं छात्र राजनीति में था तब मेरा अनुभव यह था कि जब मैं मित्र के साथ गवर्नमेंट कॉलेज में फार्म जमा कराने गया था तब मैंने देखा कि जनता की और मित्रों की और परिवार की इस तरीके से सेवा की जाती है जी। तो उस चीज़ को लेके मेरे मन में एक भावना पैदा हुई कि यार कहीं ना कहीं अपन को भी सेवा का रूप ये मिलना चाहिए। तब मैं कक्षा 10th में था, तो मित्र के साथ फार्म जमा कराने गया था छात्र राजनीति। मैंने फिर उस समय से एक जुनून एक पैदा हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं मुझे छात्र राजनीति के रूप में लोगों की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। मैंने धीरे धीरे प्रयास करा, लोगों के वहाँ बच्चों के, मेरे मित्रों परिवारों के फार्म जमा कराए। धीरे धीरे बाहर से जो व्यक्ति आते थे, जिस टाइम पे कॉलेज बड़ा था तो इटावा खानपुर पब्लिक आती थी, व्यक्ति मतलब उनके परिजन आते थे, शाम को 4-4 बजे तक बैठे रहते थे। तो उनकी समस्या को सोल्व करने के लिए मैं वहाँ धीरे धीरे जन मुद्दे उठाए वहाँ के। तो ऐसी चीज को लेके मैं राजनीति का चालू करा था मैंने। जी। आप मूल रूप से सवाई माधोपुर के लिए पैदाइश आपकी कोटा से ही है। ये जो परिवार में भी क्या ऐसा वातावरण था राजनीति का जो आपके अंदर है? नहीं, मेरे कभी खानदान में किसी भी एक परिवार से लेके मेरा खानदान कभी जीवन में कभी भी मेरे परिवार में ऐसा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जो कि राजनीतिक कभी करी हो किसी ने। जी। जनता की सेवा करना बड़ा कठिन कार्य होता है, क्योंकि इसके लिए समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, यानी श्रम पूरा होना चाहिए। तो जब निगम चुनाव आए, आपने हो सकता है टिकट मांगा हो या नहीं मांगा हो किसी पार्टी से, लेकिन टिकट नहीं मिला और जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, तो कैसा, क्योंकि दो बड़ी पार्टियों के बीच में निर्दलीय चुनाव लड़ना, कैसा एक अनुभव मिला उस समय? उस समय मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन किसी कारणवश मुझे नहीं मिल पाया। तो फिर उस समय जब मेरे साथी लोग थे, मेरे वार्ड के जो परिवार के जो लोग थे, मेरे मित्रगण, मेरे परिवार के जो लोग थे, उन लोगों ने सबने एक जुनून बताया कि नहीं यार, जरूरी थोड़ी कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अपन निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन इस जनता को सेवा करने का मुझे मौका मिलना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ मैं चुनाव लड़ा था
और जनता को जितना जनता ने मुझे भरपूर सहयोग करा उसकी मैं निंदा नहीं कर सकता। मतलब वो इतना मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाया और उस आशीर्वाद से ही मैं विजय प्राप्त हुआ। जी। लेखराज जी, आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही, बिल्कुल साहब। क्योंकि टिकट नहीं मिलना ये कोई कारण हो सकता है, लेकिन आपने निर्दलीय के रूप में अपनी सीट निकाली, उसके बाद भी कांग्रेस का बोर्ड बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। क्योंकि कई बार ऐसा होता है पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय अलग थलग हो जाता है, अलग अलग। तो कैसा उस समय समस्या तो पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी थी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी वो बोर्ड बनाने में बहुत बड़ी थी, तो कैसे प्रयास थे उस समय काफी प्रयास इतने विफल थे कि जिसकी हद नहीं थी। सरकार का दोनों तरफ से दबाव था और मेरे साथ काफी प्रयास भी हुआ। आपने सब देखा होगा चैनल सबके माध्यम से, जी। बसों में भी मुझे अपहरण करके ले जाया गया। सारी चीज आपके सबके सामने थी। जी। लेकिन उस बीच में भी मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मेरी पार्टी और उसके बाद मैं जनता का कैसे भला कर सकूं। बिल्कुल। जनता के बीच में जिस मुद्दों के साथ में मैंने चुनाव लड़ा कि कहीं ना कहीं मैं उन मुद्दों को छोड़ ना सकूं और उनकी जो बात थी उनको मैं पूरा कर सकूं। इस समय धारीवाल जी की जब बात हुई हमारे बीच में, जी। तब सरकार कांग्रेस की थी, यूडीएच मंत्री श्रीमान शांति कुमार धारीवाल साहब थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तेरे जो भी मुद्दे होंगे हम काम करेंगे, और उसी बात को लेके मैंने बोर्ड बनाया। जी। और मैंने जहां तक की जो वादे करे थे वो हर वादे पूरे हो चुके हैं मेरे अभी तक। जी। जब आप को जनता ने उतारा चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या आपका जो वार्ड है 44, उसमें क्या मूलभूत समस्याएं थी जो जनता से आपने वादे किए? मैंने उस समय वादे किए थे, भाई जो मुख्य रोड है वो बरसों 40-40 साल पुराने, 20-20 साल पुराने जो रोड थे गलियों के, वो सूर्य तस्त मस्त है। सीसी कराना था, ये मुद्दे थे। वार्ड में जितनी भी पार्क है, पार्क एक ही पार्क है हमारे, भूतेश्वर पार्क के नाम से इसको जाना जाता है, उस पार्क का डेवलपमेंट कराना। वार्ड में समस्या थी कि नाले, जो लंबे नाले हैं पुराने, जो बरसात के समय काफी, मतलब ये मान लो 5-5 फुट 6-6 फुट वहाँ पानी बढ़ जाता है। जी। जी। उन मुद्दों को ही लेके मैं वार्ड में निकला था। तो वार्ड में जितनी भी पुराने जो सड़कें बनी हुई थी उनका नया निर्माण करवाया। उसके बाद जो नाले थे उनमें बरसों से सफाई नहीं हुई थी, काफी लंबे, मतलब मान लो 1.5-2 महीने तक कंटिन्यू उसमें जेसीबी नाले लगाकर उन नालों को ऐसा तर्स कर दिया कि 4 साल में अभी तक 1 फुट भी पानी नहीं भर सका। जबकि पिछले कई वर्षों से वहां क्या होता था कि 5-5 6-6 फुट पानी भरता था, लोगों के बर्तन तैरते थे। लेकिन उस समस्या को मैंने हल कराया जी। सरकार के माध्यम से। लेखराज जी, आपका जो वार्ड 44 है, दक्षिण में आता है, इसका परिक्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है और कौन सी कॉलोनियां और बस्ती आपके इसके अंदर है? वार्ड नंबर 44 नगर निगम कोटा दक्षिण का जो क्षेत्रफल है वो फकीरों की मस्जिद के पीछे वाला एरिया, कन्या छात्रावास और डॉक्टर राम कुमार का सामुदायिक भवन और भोई मोहल्ला, छावनी शमा कॉलोनी का आधा हिस्सा, शमशान घाट, और ये पूरा अधिकतर क्षेत्र लगभग जो कंचस का एरिया वो पूरे मेरे में आता है। जी। और छावनी 8 वार्डों में से सबसे बड़ा वार्ड मेरा है। जी। योगी जी, पुराना क्षेत्र है आपका जो वार्ड है, विकास कार्यों में कई समस्याएं भी पैदा होती होंगी, जैसे एक बात करें कचरा संग्रहण की, क्योंकि बड़ी गाड़ियां अंदर पहुंचने में भी परेशानी होती होगी। किस तरह आप ये कचरा संग्रहण की एक मॉडल रखते थे जनता के सामने? जनता के सामने निगम के से हमें 2 टिपर की सुविधा हमें उपलब्ध कराई गई थी। उसके बाद हाथ की गाड़ियां, कुछ मैंने निजी लोगों से सहयोग करके, जो हाथ जो गाड़ी होती है लेबर को, हमारे जो सरकारी कर्मचारी जो निगम से होते हैं उन लोगों के साथ मिलकर, उनके पास वाहनों की सुविधा नहीं थी, तो निजी लोगों से, जैसे किसी का जन्मदिन आ गया तो उससे गाड़ी गिफ्ट करवा दी, दान में दिलवा दिया। तो उन लोगों से क्या करा था मैंने कि भाई करीब से करीब मेरे वार्ड के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम से 15 से 17 गाड़ियां हैं जो हाथ गाड़ियां होती हैं। अच्छा। तो वो कम से कम वो ये है कि भाई जो गलियों में नालियों में कचरा ना फेंकना और उनसे संग्रहित कराने का कार्य जो मैंने किया था। जी। योगी जी, जब आपका बोर्ड बना और आपने पार्टी का साथ दिया,
विकास कार्य की एक गंगा बही, बिल्कुल भाई। और अभी जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, कितना अंतर आप उस समय दोनों में मानते हैं? उस समय इतना अंतर मानते हैं कि जो भी विकास कार्य जो हमारे कुछ समय लेट लगने, टेंडर लेट लगने के कारण साल भर हो चुका है, विकास कार्य पूरे ठप पड़े हैं। 60 लाख रुपए का जो वर्क ऑर्डर सेंक्शन है 1 करोड़ का था, जिसमें से 40 लाख रुपए का ही काम हो सका है, और अभी भी 60 लाख रुपए का कार्य मेरा पेंडिंग है। वो अधिकारी लोग कभी किसके ऊपर टाल के देते हैं, कभी किसके ऊपर टाल के देते हैं, और आज भी वो कई ऐसे एरिया हैं जिनमें सीसी बनना है, नालियां बननी है, कई कार्य उसमें होने हैं, तो वो भी आज भी मैं कई वो लोग अधिकारियों के साथ धरना भी दे दिया, प्रदर्शन भी दे दिया। वो एक ही चीज कहते हैं, सरकार की रोक है, सरकार की रोक है, पुराने कार्य, पुराने जितने भी कार्य हैं उस पर सरकार की रोक लगी हुई है। तो आज वो मतलब इतने त्रस्त गलियां हैं जिसमें काफी सारे प्रयास करने के लिए भी वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं। योगी जी, कचरा पॉइंट की क्या स्थिति है? क्योंकि कचरा पॉइंट एक बहुत बड़ी समस्या ऐसे एरिया में होती है, तो उसका संग्रहण और निस्तारण किस तरह होता है? भाई मेरे वार्ड के अंदर सबसे बड़े 2 पॉइंट हैं जो रोड पे ही है, और लोगों की जनसंख्या मतलब जो लोगों के व्यक्ति हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या है कचरा पॉइंट। एक है हमारे डॉक्टर राम कुमार सामुदायिक भवन के सामने, वो इतना ज्यादा है कि वो बरसों से एक ही जगह है। निगम ने उसका प्रयास भी करा लेकिन वो असफल रहा। वो एक बाहर रोड पे ही बना हुआ है, सुबह उस पर कचरा डलता है, पूरा क्षेत्र का एक ही जगह पॉइंट आता है। और उसके बाद दूसरा है कन्या छात्रावास के सामने। उस बात को लेके मेरा सरकार से भी पिछली बार भी रहा, इस बार भी रहा, कई बार मैंने लिख के भी दे दिया। वो एक गर्ल्स हॉस्टल के सामने है, और वो जो कन्या छात्रावास है उसमें करीब 400 से 500 बालिकाएं उसमें निवास करती है। डेली उसमें इतना कचरा है जिसके अधीन पूरा क्षेत्र का। तो मैंने उस चीज को लिख के भी दे दिया, आर्य समाज भी है पास में। वो उस आज तक निगम की वो विफल स्थिति रही है कि उस कचरा पॉइंट को मैंने लिख के दिया कि इसको खत्म ही कर दें। इसकी जगह नगर निगम कॉलोनी में जो पिछले वाला हिस्सा पड़ा हुआ है, जो नाले के वाला हिस्सा है, उसमें आसपास के मतलब 20-30 मीटर के एरिया में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो इस कचरे को वहाँ पॉइंट को वहाँ बनाया जाए। लेकिन फिर भी निगम इस चीज पे बेहाल है। जी योगी जी, अब तक 4 साल बीत चुके आपके कार्यकाल को। कितना करोड़ रुपए का आपने विकास कार्य अभी तक कराए? जैसे विकास कार्य जब बात चली सरकार की, आपको पता है मीडिया के माध्यम से भी सभी को पता लगा था कि 1-1 करोड़ रुपए के माननीय धारीवाल साहब महोदय ने 1-1 करोड़ रुपए के सबको विकास कार्य दिए। उसके बावजूद भी मुझे 2 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कार्य मुझे धारीवाल जी ने वार्ड में विकास कार्य के लिए दिए, और 98 लाख रुपए की जो पुरानी पाइपलाइन थी वो सैंक्शन करा के दी। लेकिन किसी कारण अधिकारियों के माध्यम से, अधिकारी लोग यूं कहते हैं कि विधायक महोदय ने मना कर रखी है। तो अधिकारी लोगों और विधायक महोदय के बीच की, जब मैं विधायक महोदय से मिला तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि भाई हमारे पास से उस टाइम पे महेश जोशी जो मंत्री थे जी, तो पेयजल योजना के थ्रू मेरे वार्ड में और छावनी के क्षेत्र में पुरानी जो पाइपलाइन है उसका सैंक्शन कराने के लिए 98 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया था जी। अब वो अधिकारी और उनके बीच में गोलमोल करके उस बजट को खत्म कर दिया गया। अच्छा, अब क्या प्रयास है आपके इसके? अब यही प्रयास है कि जो नए तो होने नहीं है, लेकिन जो रुके कार्य हैं, मैं निगम से और प्रशासन से और आपके माध्यम से भी यही चीज कहना चाहता हूं कि वो जो रुके कार्य हैं 60 लाख रुपए के, अगर वो हो जाए तो कहीं ना कहीं मान को बात पूर्ण तरीके से मैं जो मैंने वादे करे थे वो पूरे हो सकते हैं। अब पहले 2 नगर निगम थे, अब नया परिसीमन हुआ है, तो एक ही नगर निगम होगा। बिल्कुल। एक नगर निगम और 2 नगर निगम बनने में क्या अंतर आप देखते हैं? मतलब आपको एक चीज माध्यम से बताऊं, आपके मीडिया माध्यम से भी जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि जो विफल स्थिति रही है 2 नगर निगम बनाने की जी, क्योंकि अधिकारी लोग 2 भागों में बट गए। जनता, अब कोई छावनी का व्यक्ति है, अगर उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाता है, अगर एमबीएस में किसी कारण डेथ हो जाती है, तो रहने वाला तो दक्षिण का है लेकिन वो बनाने उत्तर में जाएगा। और उत्तर वाला व्यक्ति है, अगर उसकी सुधा हॉस्पिटल में किसी कारणवश डेथ होगी उनके परिवारजन में, तो वो बनाने दक्षिण में जाएगा।
तो कई बार तो अधिकार मतलब आम जन को इतनी परेशानी होती है कि इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर अधिकारी लोग घुमाते रहते हैं। जी लेखराज जी, अब नगर निगम एक है, हम्म, चुनाव भी आने वाले हैं, 1 साल बाकी है। क्या मत है आपका, क्या मन है आगे? मन गई है जिस प्रकार से अपन ने जनता की सेवा करने के लिए जो अपन ने एक मुद्दा उठाया था कि भाई हम कहीं ना कहीं सेवा, शुरू से ही जब छात्र राजनीति से उतरे हैं कि भाई सेवा का जो मौका मिले मुझे, तो उसी बीच में कोशिश यही रहेगी कि हम फिर वापस प्रयास करेंगे। हमारी शुभकामनाएं कि आप बिल्कुल अ, जनप्रतिनिधि के रूप में नगर निगम पहुंचे आने वाले चुनाव में। बिल्कुल साहब। ये थे हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम वार्ड 44 के पार्षद, जिन्होंने दक्षिण बोर्ड बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेखराज योगी। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता ने अपार स्नेह इन्हें दिया और तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी ने इनके वार्ड में विकास की गंगा बहाई। और इनका कहना है कि अभी भी कई कार्य बाकी हैं, लेकिन बजट नहीं मिलने से आज वो रुके पड़े हैं। तो उन रुके हुए कार्यों को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे लेखराज जी, ऐसा इनका कहना है। आज ये हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। नमस्कार सर।